हेलो दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। कह रहा है कि इन 2018 यूनियन बजट द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इंक्रीज टू पर मंथ। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया था। मतलब कि पहले कितना था और कितना बाद में कर दिया गया, कितना से कितना हो गया था। तो बढ़ करके ये 5 लाख हो गया था। ठीक है, 2018 में केंद्रीय बजट में ये घोषित किया गया कि जो राष्ट्रपति हैं उनकी सैलरी को बढ़ाया गया है। 1.5 लाख से 5 लाख किया गया था। कितने से? 1.5 लाख से 5 लाख सैलरी इनकी की गई थी। ठीक है, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? 5 लाख। ओके। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, तो इनकी सैलरी 4 लाख कर दी गई। ठीक है। और गवर्नर, राज्यपाल जो होते हैं, उनकी सैलरी 3.5 लाख कर दी गई। ठीक है। तो ये 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख, राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, और राज्यपाल का 3.5 लाख। ठीक है, तो ये सैलरी थी। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर 52, अनुच्छेद नंबर 52, ठीक है, हमारे संविधान का, तो ये कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहता है ये? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 52 क्या कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 53। ये आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है? ठीक है। आर्टिकल नंबर 53 के अनुसार यह घोषणा की गई कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र में निहित होगी। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होगी, सॉरी। ठीक है ना, किसमें निहित होगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, मतलब कि जो भी यूनियन में काम होगा, है ना, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो आर्टिकल नंबर 53 ये है। आर्टिकल नंबर 53 का ही क्लॉज नंबर 3 है। आर्टिकल नंबर 53 का ही एक क्लॉज नंबर क्या है? 3 है, इस तरीके से। ठीक है, क्लॉज नंबर 3 बोलते हैं ऐसे। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान के रूप में होगा। ठीक है, तो जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है ना, मतलब गुप्त मतदान पद्धति होता है, किसी को पता नहीं चलता है किस तरीके से हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है। ये आर्टिकल नंबर 53 का क्लॉज 3 दिया गया है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा ये सब बताया गया है इसमें। ठीक है ना, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो याद रखना है, एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति चुनाव किस पद्धति से होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए, क्लॉज 3 में लिखा गया है ये। अच्छा, चलो बात करते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो क्या क्या होना चाहिए उस व्यक्ति के पास, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो अगर राष्ट्रपति बनना है किसी को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। सिटीजन आप कहाँ के बनोगे? इंडिया के। मस्ट है, आप हो तभी बन सकते हो राष्ट्रपति, अदरवाइज आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ठीक है। और दूसरी बात है कि जो मिनिमम एज है, कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? तो कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए अगर आपको राष्ट्रपति बनना है। तो कितनी साल? कम से कम 35 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए अगर आपको राष्ट्रपति पद बननी है, पद पे जाना है तो। ठीक है, ओके। आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है? हमने 52 बताया, 53 बताया, आप 54 बता रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है? इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। क्या कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 54 क्या कह रहा है? कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होगा? एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा। ठीक है। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इस बात को भी बताया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखना, कौन कौन ले सकते हैं। पहला पॉइंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्टेड मेंबर, जो कि चुनाव होकर के गए हैं ना, वो लोग, है ना, नॉमिनेटेड नहीं। पता है ना कि राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, और लोकसभा में 2 लोग थे जो कि अब खत्म हो गए, अब नहीं है। लोकसभा में अब नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, पहले थे। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। 2 लोग जो एंग्लो इंडियन थे लोकसभा में नॉमिनेटेड, उनको हटा दिया गया है। ठीक है ना, तो अब याद रखना। तो पहला मैंने बताया कौन कौन लोग होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, मतलब इलेक्टेड मेंबर। ठीक है। दूसरा कौन कौन होगा? विधानसभा। ठीक है, राज्य की जो विधानसभा है उसके भी क्या होंगे? इलेक्टेड मेंबर। यहाँ भी इलेक्टेड रहेंगे। ठीक है ना, और यहाँ भी इलेक्टेड, कहीं के भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं यहाँ पे आते हैं। ठीक है,
नॉमिनेटेड नहीं। तीसरा कौन रहेगा? तीसरा दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित, मतलब कि इलेक्ट, पता है ना कि दिल्ली और पुडुचेरी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर चुनाव होता है, ठीक है। तो यहाँ भी सीएम बनते हैं, है ना, पुडुचेरी दिल्ली में, ठीक है ना। तो दिल्ली में बनते हैं ना सीएम। तो वैसे यहाँ के लोग भी जाएंगे इलेक्शन करने के लिए, देने इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट किए थे वो वोट करने के लिए जाएंगे, ठीक है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं ये लोग भी, ठीक है, क्योंकि ये भी एक प्रकार से एमएलए होते हैं, ठीक है। तो एमएलए लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, तो ये इलेक्टेड होते हैं, तो ये भी जाएंगे। तो दिल्ली और पुडुचेरी के तो 3 लोग हो गए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ पुडुचेरी और दिल्ली के लोग, ठीक है। तो ये लोग जाएंगे इनके मतलब कि इनका निर्वाचन करने के लिए, मतलब वोट करने के लिए। अब उस किसको ज़्यादा वोट मिलेगा उसके हिसाब से जीत जाएंगे वो लोग, ठीक है ना। तो ये है इनके निर्वाचन की पद्धति। अब बात है कि शपथ ग्रहण किस आर्टिकल में है? किस, ये तो क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा पूछा गया कि पूछो नहीं, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 60 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण का के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति के आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 60 में, है ना। और इसमें यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, याद रखना है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को, है ना, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश हैं वो इनका शपथ ग्रहण कराते हैं। समझ में आ रहा है? जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति का क्या कराएंगे? शपथ ग्रहण करवाएंगे आर्टिकल नंबर 60 के द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 60 के द्वारा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 56 का क्लॉज नंबर 1, आर्टिकल 56 का क्लॉज नंबर 1, ये देखो क्या है भाई, मैं बहुत ही डिटेल में इसको बता रहा हूँ, आप लोग पेशेंस से सुनते रहना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 56 का क्लॉज नंबर 1 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। ये इसमें बताया गया है। किसमें बताया गया है ये बात? किसमें बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 56 का क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है कि आर्टिकल जो राष्ट्रपति हैं उनका जो कार्यकाल है वो कितने साल का है? 5 सालों का है, ये बात इसमें कहा गया है, ठीक। उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 57 में, आर्टिकल नंबर 57 क्या कहता है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। बात समझ में आ रहा है? चाहे जितनी बार आपको राष्ट्रपति बनना है आप बन सकते हो। 56 का क्लॉज 1 क्या कराता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो देख सकते हो कि मैं हर बातों को लगातार बताते जा रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग ध्यान सुनते रहो, सारी की सारी पॉइंट क्लियर होती रहेगी, ठीक है। अगर एक बार वीडियो को फिर से सुन लेना ताकि एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। ओके, आते हैं आगे। आर्टिकल 56 का ही क्लॉज 1 का क, इंग्लिश में इसको ए लिखते हैं क की जगह पर, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या कहा गया है। आर्टिकल 56(1) का क्लॉज क क्या कहता है? कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ये पता है कि राष्ट्रपति को अगर अपना त्यागपत्र देना होता है तो उपराष्ट्रपति को देता है, सबको पता होता है। लेकिन किस किस आर्टिकल के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में ये बात लिखा गया है? तो आर्टिकल 56 क्लॉज 1 और क में, ठीक है, ये बातें लिखी गई है, ठीक है। कि अगर कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है उससे पहले अगर राष्ट्रपति सोच रहा है कि नहीं मुझे अब इस पद पे नहीं रहना है तो अपना त्याग पत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को, और आर्टिकल नंबर ये है 56(1) क्लॉज क, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं आगे। आर्टिकल नंबर 61 क्या है भाई? काफ़ी महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा करके इनको हटाया जा सकता है इस आर्टिकल के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगा करके, महाभियोग लगा करके इनको हटाया जा सकता है आर्टिकल नंबर 61 के द्वारा, ठीक है। और अगर बात करें कि करंट जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वीं है, 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। ये कब शपथ ग्रहण की? तो 25 जुलाई 2022 को 25 जुलाई, ठीक है। तो ये शपथ ली, तो ये रहा इसके बारे में पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिया रैंक एट द 3rd पोजीशन बिहाइंड एंड इंडोनेशिया एट इट्स एनुअल कोकोनट प्रोडक्शन। ये 2018 क्वेश्चन है ना, उसी समय का डाटा भी है। अब भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। मतलब कि कह रहा है कि क्वेश्चन में कि भारत जो है कि नारियल जो होता है, कोकोनट जो होता है, उसको उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तीसरा है ना। बात समझ में आ रही है? भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। और कह रहा है कि इंडोनेशिया के बाद है, किसके बाद है भारत का स्थान? तो पहले स्थान पे कौन होगा?
ठीक है ना। ये दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया होगा, तो पहले स्थान पर कौन होगा ये पूछ रहा है। तो पहले स्थान पर कौन है, फिलीपींस, है ना। कौन हो गया, ठीक है, पहला स्थान हो गया फिलीपींस का, दूसरा इंडोनेशिया, और तीसरा क्या हो गया, हमारा भारत का, ठीक है ना। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइन ऑन 24 जनवरी 1950 बाई 284 मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच इंक्लूड वुमेन। कितनी औरतें यहाँ पे उपस्थित थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी, तो ये 15 महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी, 15 महिलाएं शामिल थी इसमें, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, हाँ। ओके, तो कह रहे कि हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन साइन कब हुआ था भाई, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कब साइन होता, 24 जनवरी 1950। इसको भी याद रखना है कि कब साइन हुआ, तो 24 जनवरी, है ना, लिखा हुआ 24 जनवरी 1950। इस डेट को भी याद रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ भले, लेकिन इसको आप लोग को याद है, 1950 है, ठीक है, 1950 में हुआ था। कितने मेंबर थे, 284 मेंबर थे, है ना। ओके, और 15 औरतें यहाँ पे थी, ठीक है। अब बात है कि डिमांड इसकी पहली बार कब रखी गई कि हमें हमारे पास संविधान सभा होना चाहिए, इसकी डिमांड कब की गई, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे पास होना चाहिए। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब किया गया था पहली बार, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 1935 में, 1935 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, मतलब कि संविधान सभा की मांग की गई थी 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो कह रहा है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें इसी में है कि इसको एक्सेप्ट कब किया इन्होंने। 1935 में तो डिमांड कर दिया कि भाई हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाएगी, लेकिन इसको एक्सेप्ट कब किया गया, तो एक्सेप्ट किया गया 1940 में, जब इन्होंने अगस्त ऑफर, जब प्रस्ताव पारित हुआ अगस्त ऑफर 1940 में, तब इसको एक्सेप्ट किया गया इस ऑफर को कि नहीं, आपके लिए होनी चाहिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब चलो, अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब ठीक है हम मान लेते हैं होनी चाहिए। तो कब जो है कि संविधान सभा बनती है, तो संविधान सभा बनेगी नवंबर नवंबर 1946 में। 1946 में संविधान सभा बनती है। संविधान बनाने के लिए एक सभा बनती है, उसे संविधान सभा बोला जा रहा है, ठीक है ना। ओके, संविधान सभा कब बनती है। अब देखो, जो भी लोग इसमें रहते हैं उसका कोई इलेक्शन नहीं होता है, कोई चुनाव नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा आते हैं। कौन सा इलेक्शन, इनडायरेक्ट, कोई इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट आ जाते हैं इलेक्ट होकर के, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। ओके, तो कब बना संविधान सभा, 1946 में नवंबर के महीने में। ओके, तो माउंट बेटन प्लान आता है, कब आएगा माउंट बेटन प्लान, तीन तीन जून 3 जून 1947, 1947 को क्या आता है, माउंट बेटन प्लान आता है। और इस प्लान में कहा गया कि 2 सेपरेट कंट्री होंगे जिसका नाम होगा भारत और पाकिस्तान, ठीक है ना। ये बात कहा गया था माउंट बेटन प्लान के द्वारा, ठीक है। तो मतलब भारत का विभाजन, ठीक है, हो गया था, मतलब हो जाएगा, अब इसका मतलब ये था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पहली मीटिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पहली मीटिंग, है ना, पहली मीटिंग संविधान सभा की कब हुई थी। और ये काफ़ी, मैं वही क्वेश्चन सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादातर ला रहा हूँ कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। और आप लोग एक बार देखना क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं हर एग्जामों में, है ना। तो ये तो कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी हम लोग देख रहे हैं, है ना, यूपी पुलिस में पूछा गया था, तो वही क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था, पहली जो मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, ये हुई थी 9 नवंबर 1946 को। तो ये डेट याद रखना है, किस डेट को हुआ था, तो 9 नवंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी किसकी, संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किस कि कौन कौन मेंबर थे इसमें, तो सर BN राव जो थे वो एक लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, मतलब कि एडवाइस वगैरह देने के लिए कुछ हेड मेंबर होते हैं ना, तो उसी में कौन थे, BN राव। देखो राव अलग है, राव ये राव है, BNRAU, ठीक है, ये है। राव थे वो अलग थे, RAO वो अलग थे, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो BN राव है ये, ठीक है। ये थे क्या, लीगल एडवाइजर थे, ठीक है ना, एडवाइस वगैरह देने के लिए थे। अगला क्वेश्चन है, द कैश रिजर्व रेशियो एज ऑन नवंबर 2018 सेट बाय RBI। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात क्या है, नकद आरक्षित अनुपात क्या है, तो ये 4% है, ठीक है ना, 4% है। ओके, देखो CRR होता क्या है, समझ लो CRR क्या होता है। CRR इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो,
रिजर्व मतलब कुछ पैसे को रिजर्व रखना है। मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है, वो क्या करता है कि 1 लाख रुपए लेकर के जाता है, बैंक में जमा करता है। कितना लेके जा रहा है? 1 लाख रुपए। ठीक है, क्या कर रहा है? और उसको बैंक में जमा कर दिया ले जा करके। तो अब बैंक क्या करेगा? सारा पैसा रख रहेगा अपने यहाँ। बैंक सारा पैसा अगर अपने यहाँ रख रहेगा तो उसका और सब सारा काम कैसे चलेगा? उतने एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, सबको वेतन देना है, बैंक को रन कराना है, जहाँ पे रूम लिया है उतना बड़ा सा ठीक है हॉल टाइप का, उसका पेमेंट करना होता है ना? तो वो सारे खर्चे कौन उठाएगा? ठीक है, तो उन सभी पैसों को है ना हैंडल करना होता है, बैंक को रन कराने के लिए प्रॉफिट दिखाना होता है। इस वजह से ये सारे पैसे को रखेगा नहीं, बल्कि इसमें से सिर्फ 4% को अपने पास कैश में रखेगा। इन सभी पैसों में क्या करेगा? सिर्फ 4% अपने पास कैश में रखेगा, और सभी पैसों को वो क्या कर सकता है कि लोन में दे सकता है। लोन जब देगा और सभी पैसे को, मतलब 4% क्या हुआ इसका? 4,000 हुआ। 4,000 रखेगा अपने पास, और 96,000 को क्या कर देगा? वो लोन में दे सकता है। 96,000 क्या कर सकता है? वो लोन में दे सकता है। और जो पैसा वो लोन में दे देगा उसे क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा, और उसी पैसे से अपना काम चलता है। इस तरीके से बैंक का वर्किंग चलता है। बस समझ में आया? इसे बोलते हैं CRR। ठीक है ना? जो पैसा अपने पास रखना है वो क्या है? CRR। एक होता है SLR, मैं किसी क्वेश्चन में उसको भी समझा दूंगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच प्लेड एट लखनऊ एकना क्रिकेट स्टेडियम आफ्टर इट्स इनॉग्रेशन वाज ए T20 गेम प्लेड बिटवीन इंडिया एंड, है ना? उद्घाटन के बाद लखनऊ में इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया एक T20 मैच था। तो ये था वेस्ट इंडीज, है ना? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था ये मैच। ओके, चलते हैं आगे। ये एक पुराना क्वेश्चन था। काकोरी ट्रेन रोबरी वाज कंसीव बाई राम प्रसाद बिस्मिल, है ना? तो कह रहे कि काकोरी जो ट्रेन रोबरी हुई थी, ट्रेन में जो चोरी हुई थी, है ना, वो राम प्रसाद बिस्मिल और किसके द्वारा? एक और लोग थे, उनका नाम बताना है। तो ये थे अशफाकुल्ला खान थे। अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल और कौन थे? अशफाक उल्ला खान थे। अब बात है कि ट्रेन रोबरी जो हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 जनवरी, है ना? 9 जनवरी, है ना? 9 जनवरी 1925 को। कब हुई थी? 1925 को ये ट्रेन डकैती, ट्रेन रोबरी हुई थी, है ना? ट्रेन को लूटा गया था। कहाँ पे हुई थी? काकोरी। काकोरी कहाँ पे है? लखनऊ के पास है ना? लखनऊ की थोड़ी सी दूरी पे है, तो मतलब लखनऊ के बगल में है काकोरी। ठीक है, तो काकोरी, है ना, ट्रेन इंसिडेंट था, है ना? ओके। और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह, इन सभी लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी, हैंग कर दिया गया था। हैंग्ड, है ना? फांसी की सज़ा दी गई थी। कब कब दी गई थी? तो 19 दिसंबर 1927 को, है ना? 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इसलिए इसी ट्रेन रोबरी की चलते। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु विल होस्ट द 2022 एशियन गेम? 2022 का जो एशियन गेम है उसको कौन होस्ट करेगा? उस समय क्वेश्चन ये पूछा गया, 19 में, 19 का क्वेश्चन था ये पूछा गया 2022 में कौन करेगा। ठीक है ना? तो ये चाइना कर रहा था 2022 में, है ना, होस्ट, और हांगजो में, चाइना हांगजो शहर में कर रहा था। ठीक है ना? और ये 4 साल पे होते हैं। कितने साल पे होता है ये एशियन गेम? 4 साल पे होते हैं। और इंडिया 2 बार इसको होस्ट कर चुका है, होस्ट कंट्री रहा है। एक बार 1951 में, एक बार 1951 में, और एक बार 1982 में। तो इंडिया 2 बार इसको होस्ट किया है। ठीक है ना? 2 बार हम लोगों ने एशियन गेम को होस्ट किया है। ठीक है, इसको याद रखना, 1951 और 1982। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, एंटोनियो गुटेरेस इज द इनकम्बेंट ऑफ UN सेक्रेटरी जनरल, वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, है ना? ये जो UN के सेक्रेटरी जनरल बने हैं एंटोनियो गुटेरेस, याद रखना है एंटोनियो गुटेरेस क्या है? UN के सेक्रेटरी जनरल है। ये प्राइम मिनिस्टर किस देश के थे पहले? तो ये पोर्चुगल के हैं। ये पोर्चुगल के हैं ही, इसलिए पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है ना? ये याद रखना है। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हवा महल वाज बिल्ट इन 1799 बाई महाराजा, किस महाराजा के द्वारा बनाया था? सवाई सिंह के द्वारा। ऑप्शन कहीं है? ओ, यहाँ पे है, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है ना? तो इनके द्वारा बनाया गया था हवा महल को। ठीक है, 1799 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बागुरी इज वन ऑफ द फेमस सेंटर ऑफ हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग इन, है ना? बगरू, है ना, में हाथ सफाई के प्रसिद्ध केंद्र, यहाँ पर केंद्र होगा, केंद्रों में से एक है। तो ये कहाँ का केंद्र है बगरू? तो बगरू है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में बगरू है। ठीक है ना?
तो ये फेमस हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है ना, हाथ से वो कारीगरी होती है, प्रिंटिंग वगैरह चलती है, तो ये राजस्थान में। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। कैसा लगा आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर कोई आप लोग को ज़रूरत है किस चीज़ की, है ना, और कुछ और इच्छा है कराने की, कुछ और क्वेश्चन चाहिए, किस टाइप क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को लिख सकते हो, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसको, है ना, फुलफिल करने की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।